हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होगा, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो अगला क्लास है खरपतवार वाला। ठीक है, तो आज हमारा आपको बताएंगे खरपतवारों का रासायनिक जो नियंत्रण है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यांत्रिक और जैविक नियंत्रण बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ये वीडियो को, जिससे और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसे खरपतवारों का रासायनिक जो हमारा बात करते हैं नियंत्रण ना, केमिकल कंट्रोल ऑफ बीड्स। तो क्या क्या है? ठीक है, केमिकल कंट्रोल ऑफ बीड्स में देख लेते हैं। तो इसमें है जैसे केमिकल क्या होता है, इस विधि में खरपतवारों को नियंत्रण रासायनिक शाकनाशी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मेथड कब यूज की जाती है? जब बहुत से ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं खेत में, और जब वो किसी भी यांत्रिक और जैविक से कंट्रोल नहीं हो पाते, तो उसके बाद जो है वो रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, विश्व में पहला कार्बनिक जो शाकनाशी था वो 2,4-D था। कौन सा था? 2,4-D। ये पहला विश्व का कार्बनिक शाकनाशी था, तथा जो 1941 में पोरकेनी वैज्ञानिक थे के द्वारा पादक हार्मोन्स के रूप में खोजा गया था। देखो, 2,4-D सबसे पहला कार्बनिक शाकनाशी था। ये 1941 में हमारे पोरकोनी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादक हार्मोन्स के रूप में खोजा था इसको। ठीक है, और भारत में इसका शाकनाशी के रूप में प्रयोग 1946 में हुआ। ठीक, अब देखो बात करते हैं 2,4-D की। 2,4-D को सबसे पहले हार्मोन पादक हार्मोन्स के रूप में प्रयोग किया गया। पादक हार्मोन्स कैसे? जैसे पौधे में फूल आते हैं ना, और फूल वो झड़ जाते हैं, फूल रुकते नहीं है ना, तो उनके कंट्रोल करने के लिए जो है 2,4-D का प्रयोग करते हैं। देखो, जब 2,4-D को 2 ppm से कम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये पादक हार्मोन्स का कार्य करता है, और जब इसको 2 ppm से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तब ये शाकनाशी का काम करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिए और ठीक है शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 2,4-D का प्रयोग गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं। देखो, 2,4-D जो है, जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स। कौन कौन से जो हर्बिसाइड हैं, किस तरीके से केमिकल हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो इनका वर्गीकरण किया गया: नंबर 1, खरपतवारों के चयन के आधार पर। नंबर 2, अनुप्रयोग अनुप्रयोग समय के आधार पर। नंबर 3, मृदा मृदा में अवशेष अवशेष के आधार पर। नंबर 4 है शाकनाशी के कार्य विधि के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 5 है रासायनिक समूह के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला हमारा है खरपतवारों के चयन के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है बड़ात्मक शाकनाशी, दूसरा है अबड़ात्मक शाकनाशी। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, इसके बाद हमारा अनुप्रयोग के आधार पर जो है बांटा गया है, वो चार प्रकार से बांटा गया है अनुप्रयोग के आधार पर। नंबर 1 है फसल बुवाई से पूर्व। नंबर 2, अंकुरण से पूर्व। ठीक है, नंबर 2 क्या है? किससे पूर्व है? अंकुरण से पूर्व है। ठीक है, और नंबर 3 हमारा क्या है? नंबर 3 हमारा है, नंबर 3 है, ये भी हम बात कर रहे हैं। नंबर 3, अंकुरण के शीघ्र बाद। ठीक है, अंकुरण के शीघ्र बाद इसका प्रयोग करते हैं। और नंबर 4 है इसका अंकुरण के बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फसल बुवाई से पूर्व, नंबर 2 अंकुरण अंकुरण से पूर्व, नंबर 3 अंकुरण के शीघ्र बाद, और नंबर 4 अंकुरण के बाद। ये चार तरीके से जो है बांटा गया है अनुप्रयोग समय के आधार पर इनको, खरपतवारों को। ठीक है, इसके बाद है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो मृदा के अवशेष के आधार पर बांटा गया है। मृदा के अवशेष के आधार पर तो इसको इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है जीरो अवशेष शाकनाशी, दूसरा है अवशेष शाकनाशी, तीसरा है मृदा युग्मक शाकनाशी। ठीक है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है मृदा के अवशेष के आधार पर। और इसके बाद है शाकनाशी के कार्य विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो शाकनाशी के कार्य विधि के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संपर्क शाकनाशी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। नंबर 2, स्थानांतरित शाकनाशी, सिस्टमिक हर्बिसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि खरपतवारों का जो वर्गीकरण है, जिसका खरपतवारों के चयन के आधार पर जो बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है,
चेन के आधार पर वर्गीकरण क्या है, तो इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेन के आधार पर खरपतवारों के चेन के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो इसमें हम बात कर रहे हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया था। नंबर एक, बड़ात्मक शाकनाशी सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये क्या होते हैं? ये खरपतवारनाशी खड़ी फसल में प्रयोग किए जाते हैं जो केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी खरपतवार है, ये सिर्फ खरपतवारों को जो नष्ट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं बड़ात्मक या सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2,4-D है, एट्राजीन है, सीमाजीन है, ये हमारे क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो सिर्फ सिर्फ किसको नष्ट करते हैं? खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, 2,4-D, एट्राजीन और सीमाजीन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आवरणात्मक शाकनाशी क्या होते हैं। ऐसे खरपतवार नाशी या शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। यानी कि आवरणात्मक में क्या होता है, इसमें फसलों के साथ साथ ये खरपतवार तो नष्ट करते हैं आवरणात्मक शाकनाशी, और उसके साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आवरणात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे ग्लाइसोसेट हो गया, पेराक्वाट हो गया, डाइक्वाट हो गया, बीड ऑयल हो गया, ये हमारे क्या है भाई? आवरणात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने राउंडस नाम से सुना होगा, दवा आती है मार्केट में। इसके बाद है नोट में आपको है, इनको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं। इनको आवरणात्मक शाकनाशी को जीरो टिलेज हर्बिसाइड कहते हैं। जीरो टिलेज क्या होते हैं भाई? आपको मालूम है कि फसल खेत को बिना जोते ही फसल को बो देना, बीज को बो देना, फसल उगाना क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी हर्बिसाइड घासें खड़ी हैं तो आपने क्या कर दिया, इन दवाओं का प्रयोग कर दिया तो घासें वहीं पे सूख गई, और सूखने के बाद आपने जो है खेत साफ हो गया और आपने कोई बीज बो दिया और वो तैयार हो गया। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं जीरो टिलेज हर्बिसाइड। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रयोग है वो हमारा है अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर है फसल में, नंबर एक, फसल बुवाई से पूर्व। फसल बुवाई से पूर्व, खेत की तैयारी के बाद हम फसल बुवाई से एक दो दिन पहले ही प्रयोग करते हैं। देखो आपको बताते हैं, जैसे मानो आप जैसे मानो कल 2 दिन बाद खेत की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले क्या करेंगे? खेत को तैयार करेंगे। जब आपने खेत को तैयार कर लिया उसके बाद इन बेसालीन, ट्राइफ्लोरिन, ईपीटीसी, इनका प्रयोग आप स्प्रे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन बाद आप क्या कर देंगे? बीज को बो देंगे। तो ये क्या करेंगे? इस समय इसको प्रयोग करे जाते हैं। इसके बाद है अंकुरण से पूर्व। अंकुरण से पूर्व क्या होता है? जैसे आपने बीज बो दिया है, फसल बुवाई के बाद वह बीज अंकुरण से पूर्व, बीज को आपने बो दिया, उसके बाद बीज अभी जमा नहीं है, उससे पहले आप दवा डालेंगे, शाकनाशी डालेंगे, एट्राजीन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडीमेथालिन। ठीक है, ब्यूटाक्लोर पेंडीमेथालिन आप जानते हो, धान में मचेटी के रूप में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि घास ना जमे ना, खरपतवार ना जमे। ठीक है, मचेटी में क्या होता है? ब्यूटाक्लोर होता है। तो ये हो गया अंकुरण से पूर्व। उसके बाद है अंकुरण के शीघ्र बाद। जैसे अंकुरण हुआ, आपने जैसे कोई बीज को बोया है और वो जम आया ना, जब वो जम आता है, मानो जैसे 15 से 20 दिन का हो जाता है, तो वो जम आता है ना, तो उसके बाद ये अंकुरण के शीघ्र बाद शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्यूजालोफोफ, इथाइल और इमिजा थापिर। ठीक है, इमिजा थापिर, ये जो होते हैं हमारे अंकुरण के शीघ्र बाद प्रयोग करे जाते हैं। इसके बाद है अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद क्या है? ये शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। जैसे अब मानो फसल हमारी महीने भर की हो गई है या 1.5 महीने की हो गई है, वैसे तो खरपतवारों को महीने के बाद ही नष्ट कर देना चाहिए। तो हम जैसे 2,4-D डालते हैं, आइसोप्रोटोयूरान, आपको मालूम है जो हमारा गेहूं का मामा होता है, फेलिस माइनर होता है, उसको नष्ट करने के लिए गेहूं की फसल में डाला जाता है। सल्फोफ्यूरान है, प्रोपेनिल है, ये आदि इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल आइसोप्रोटोयूरान का उपयोग कम हो रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट, इतना एक्टिव तत्व इसके अंदर ये रह नहीं गया है।